नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो जैसा कि हम लोग एनसीईआरटी पर आधारित कक्षा 9 का चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे, जिसमें कि परमाणु की संरचना के बारे में हम चैप्टर पढ़ रहे थे। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में कैसे इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है। तो अगर आप लोगों ने इसके पहले के जो मैंने 2 या 3 पार्ट बनाया हुआ है, अगर अच्छे से देखा है तो आपको आज का ये लेक्चर आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि आज का ये जो लेक्चर है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसमें हम ये जानेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु में अपना स्थान को ग्रहण करते हैं। तो इसीलिए इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं, आइए पहले इनके बारे में कुछ नियम देख लेते हैं, फिर हम लोग बाय प्रैक्टिकल एक एक परमाणु के बारे में जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है सब के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, होता क्या है कि परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के लिए बोर और बरी ने कुछ नियम प्रस्तुत किए थे, ठीक है। मतलब कि जो हमने आखिरी का जो परमाणु मॉडल पढ़ा हुआ था लास्ट लेक्चर में, उसके बारे में बात हो रही है। तो बोर बरी स्कीम के नाम से इनको जाना जाता है और इन्होंने कुछ नियम दिए थे। तो अब हम उन नियमों को देखते हैं, जिसमें से कि जो पहला नियम इन्होंने दिया था उसके अनुसार ये इन्होंने कहा कि इस नियम के अनुसार किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को 2n², इस सूत्र को आप याद कर लीजिएगा, जहाँ यह हम आगे देखते हैं क्या है, 2n² से दर्शाया जाता है, जहाँ n कक्षा की संख्या या ऊर्जा स्तर है। मतलब कि यहाँ पर जो n है वो कक्षा की संख्या को दिखाता है, या फिर उस कक्षा की हम ऊर्जा एनर्जी लेवल को हम जान सकते हैं कि हाँ इसकी एनर्जी इतनी है, 2 इलेक्ट्रॉन की, 4 इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या पहले कक्ष या k कोश होगी। और क्योंकि देखिए ये जो n है ये कक्षों की संख्या को दिखाता है, तो n k क्या है, पहले कक्ष को प्रदर्शित करता है। मतलब कि k बराबर हम 1 मान सकते हैं। तो यहाँ पर n के जगह 1 रखेंगे तो हो क्या हो जाएगा 2, n के जगह 1 रखें तो यह 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, और 2 से गुणा करने पर 2, अर्थात कि पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसी अनुसार क्या कहा गया है कि दूसरे कक्षा को l, मतलब कि l = 2, मतलब कि n = अब 2 रखेंगे। जब n = 2 रखेंगे तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करने पर 4 आ जाएगा, और पहले के 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8। इसी प्रकार से तीसरे में 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 2 से गुणा करने पर 18, और चौथे कक्षा में 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर 16 और 2 से गुणा करने पर 32। तो ये जो आपको संख्या प्राप्त हुई है 2, 8, 18 और 32, ये आपकी प्रथम कक्षा के, फिर यल, फिर यम और n में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे उनकी संख्या को ये दिखलाता है। तो अभी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे ये आकृति बनी हुई है, लेकिन उससे पहले हम इसके आगे के 1-2 नियम और जो उसको देख लेते हैं। उसके साथ इन्होंने क्या बताया बोरबरी के नियम स्कीम में, कि सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 होगी। मतलब कि जो हमारा परमाणु होगा उसके बाहरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 होंगे। अब तो आपके मन में सवाल आएगा, तो सर आपने बताया कि 18, 32 लास्ट वाले में, तो उसके बारे में हम ये देखेंगे, ठीक है, उसकी चिंता मत करिएगा। लेकिन अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 8 ही होगा। फिर किसी परमाणु के दिए गए कोश में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते हैं जब तक कि उससे पहले वाले भीतरी कक्ष पूर्ण रूप से भर नहीं जाते। इससे स्पष्ट है कि कक्षाएं क्रमानुसार भरती हैं। मतलब कि जो 2, 8, 18, 32 के LMN के संदर्भ में हमने बात किया है, उससे ये निष्कर्ष निकलता है कि पहले जब जैसा कि मान लीजिए कि पहली कक्षा और दूसरी कक्षा में 2, इसमें 8, जब 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तभी अगला इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। ये नहीं है कि 8 इसमें भरे नहीं उछल के इसमें आ जाए, इसमें सब सिस्टमेटिक ढंग से जो है भरा जाएगा। तो अब उसके बारे में हम बात करते हैं कि जो ऊपर चित्र दिया गया था, तो उसमें मैं भी आपको नाम बोलूँगा, तो अब इसको अपने बुक से इसमें मिला लीजिएगा कि H क्या है, हाइड्रोजन है, इसका परमाणु क्रमांक 1 है, हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है। इस तरीके से मिलाएंगे, आपको आसानी रहेगा। अब मैं डायरेक्ट जो है
जो वहाँ पर चित्र दिया गया है उससे बात देखता हूँ। तो देखिए पहला तत्व क्या है, हाइड्रोजन, जिसका प्रतीक H है, ठीक है, इसका प्रतीक जो है H है और इसका परमाणु क्रमांक 1 है। तो जिस तत्व का परमाणु क्रमांक होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी होती है, तो इसका परमाणु क्रमांक 1 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 हो जाएगी। और जैसा कि मैंने बताया है कि K, L, M और N 4 कक्षा होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन है तो पहले में भरेगी, तो मतलब कि इसकी पहले कक्षा में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो जैसा कि आप इसके चित्र में देख भी सकते हैं कि ये जो ब्लैक ब्लैक बना हुआ है ये हाइड्रोजन का नाभिक है और इसकी पहली एक कक्षा को प्रदर्शित किया गया है, ये K है और इसमें ये एक इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है, ठीक है। तो ये हो गया इसका परमाणु को प्रदर्शित करने की तरीका। अब इसके आगे आते हैं हम हीलियम में। तो हीलियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 2 होता है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है। तो ये पहले कक्षा में आएगा क्योंकि के की पहली कक्षा या 2n स्क्वायर के नियम से जाएंगे तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो 2 × 1 बराबर 2 ही होगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि पहली कक्षा जो कि K को प्रदर्शित कर रहा है इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये है और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसी क्रम में हम आगे आते हैं लिथियम की तरफ। तो देखिए ये रहा आपका लिथियम। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है। तो पहले इसमें देखिए K भरेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, अब एक इलेक्ट्रॉन बचा तो ये अब जाएगा L में। तो देखिए आप चित्र में देख सकते हैं कि पहले ये 2 इलेक्ट्रॉन को K में भरा गया और फिर इस अगले वाले को L में भरा गया। जैसा कि बोरबरी के नियम में कहा गया है कि जब पहला कक्षा पूर्ण रूप से भर जाएगा तभी अगला इलेक्ट्रॉन आगे में जाएगा। अब इसी के बाद हम आते हैं अगले वाले में जो कि दिया गया है बेरिलियम और इसका परमाणु क्रमांक होता है 4। तो इसका परमाणु क्रमांक 4 है और हमें कक्षाएं कौन कौन सी है, K, L। तो इसमें पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, अब 4 में से 2 घटा तो बचा 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो L कोष में आएंगे। तो ये आपका ये K कोष है या एक तरीके से कहें तो ऊर्जा स्तर, और ये आपका L कोष है जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन। उसी तरीके से बोरान जिसका कि परमाणु क्रमांक 5 होता है तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन और बाकी के 3 दूसरे कोष में आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं नाभिक और नाभिक के बाद पहले कोष में ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये आपको K को दिखाता है और फिर ये बाद के 3 इलेक्ट्रॉन L कोष को दिखाता है। सब चीज़ को एकदम आसानी से बारी बारी से समझते जाइएगा। फिर उसके बाद 6 नंबर आता है जो कि है कार्बन का परमाणु क्रमांक। तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए तो K कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भराएगा पहले, फिर अब बचा 4 तो ये L कोष में चला जाएगा। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि पहले K के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और फिर बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन L कोष में हो गए ऊर्जा स्तर में। फिर आगे आते हैं 7 नंबर जो कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक है। तो 7 मतलब पहले K कोष में आएगा 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी का 5 आएगा L में। तो वही चीज़ है, पहले दो इलेक्ट्रॉन K कोष में, फिर 1 2 3 4 5 L कोष में आ गए, ठीक है दोस्तों। फिर बारी आती है 8 नंबर की जो कि होता है ऑक्सीजन का ना। तो पहले 2 कोष में पहले 2 इलेक्ट्रॉन K कोष में आ गए, फिर 2 माइनस कर देंगे तो बचेगा 6 इलेक्ट्रॉन जो कि L कोष में आ गए। क्योंकि L की अधिकतम संख्या 8 होती है तो ये भी भरता जाएगा, भी आगे आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। फ्लोरीन जिसका कि परमाणु क्रमांक होता है 9, तो 2 इलेक्ट्रॉन K कोष में आ जाएंगे, अब बचे 7 इलेक्ट्रॉन तो ये आपके 3 4 5 6 7 ये आ जाएंगे आपके L कोष में। फिर आता है 10 नंबर नियान का जो कि आपका एक अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस क्या होता है आप ये समझ लीजिए, किसी प्रकार की क्रिया नहीं करता, इसका सब कक्षा पूर्ण है ना। अभी इसके बारे में इतना जानिए, अभी हम जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो 10 होता है तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन K कोष में और फिर L में 8 हो जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, फिर ये 8 इलेक्ट्रॉन L कोष में हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने K को फुलफिल किया और L को। अब आता है M की बारी। तो M का देखिए हम कैसे करेंगे। तो अब हम आते हैं परमाणु क्रमांक 11 जो कि होता है सोडियम का। तो 11 होता है तो कोष होता है K, L और M। तो K में आएगा 2 इलेक्ट्रॉन, L में आएगा 8 इलेक्ट्रॉन और M में 1 इलेक्ट्रॉन। तो 2
8 और 1, 8 2 10 और 1 11 हो जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन के कोष में, 8 इलेक्ट्रॉन एल कोष में, और अब ये आ गया m का शुरुआत, तीसरे कोष में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं तत्व नंबर 12 में, जिसका परमाणु क्रमांक 12 होता है, जिसको कि आप देखेंगे हम मैग्नीशियम के नाम से जानते हैं। तो 12 है, तो पहले कोष के में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 यल में, और फिर यम में 2, 8 2 10 2 12 हो जाएगा। तो ये देखिए, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें दिखाया गया है, ये के कोष को प्रेजेंट करता है, मतलब कि प्रदर्शित करता है। बाद के ये 8 इलेक्ट्रॉन एल कोष को प्रदर्शित करते हैं, और बाद के ये 2 इलेक्ट्रॉन एम कोष को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर हम आते हैं एल्यूमिनियम की तरफ। एल्यूमिनियम में पहले 2 इलेक्ट्रॉन 13 होता है, तो 2, और यल में 8 2 10 और 9 10 11 12 13, ये हो गया यम में 3 इलेक्ट्रॉन। उसी तरीके से सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक होता है 14, तो 8 2 10 तो आपको के और एल ले लेंगे, अब बाकी के 4 आपका यम में आ जाएगा। इसी तरीके से आपका फास्फोरस, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 15, तो 10 तक तो आप परिचित ही हो गए हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन के ले लेगा, 8 इलेक्ट्रॉन यल ले लेगा, बाकी का 5 यम कोष में अपना स्थान ग्रहण करेंगे। ध्यान देने योग्य बात यह है कि देखिए, अधिकतम संख्या 8 ही सब में दूसरे में आ रहा है कि नहीं, उससे ज़्यादा नहीं ले रहा है। फिर 16 का इसका परमाणु क्रमांक होता है सल्फर का, तो 8 2 10 तो के और ये के और एल में चला जाएगा 10, और बाकी का ये जो 6 बचा है ये यम कोष में आ जाएगा। उसी तरीके से 17 नंबर होता है क्लोरीन का, तो 17 नंबर है, तो 8 और 2 10, 2 इलेक्ट्रॉन के कोष में, 8 इलेक्ट्रॉन यल में, और बाकी के 8 10 7 इलेक्ट्रॉन जो है यम कोष में आपका हो जाएगा, किसका, क्लोरीन का। फिर आता है आर्गन, जो कि ये भी एक अक्रिय गैस है। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करेंगे 2 8 और 8 होगा, क्योंकि 8 2 10 और 8 18 आर्गन का होता है। और क्योंकि जैसा कि बताया गया है कि किसी तत्व के बाहरी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 ही रहेंगे, तो आप देख सकते हैं 2 8 और ये 8, ये के को, ये यल को, और ये यम को। जबकि हम जानते हैं कि यम में अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 18, लेकिन क्योंकि बोरबरी के नियम के अनुसार ये 18 तो होगा, लेकिन अधिकतम संख्या 8 ही हो सकती है। इसके आगे कैसे बात होगा, ये भी हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इसी तरीके से हमने देखा कि बोरबरी स्कीम के अनुसार कैसे प्रथम 18 तत्वों को हम भर सकते हैं। अब इसके बाद कल के लेक्चर में हम संयोजकता पढ़ेंगे, फिर उसके बाद बाकी जानकारियों को देखेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारा आज का ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। आशा करता हूँ कि बताई गई सभी जानकारी आपको समझ में आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको अगर कोई प्रश्न पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।